फाइलम एस्के हेलमिंथीज के बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि जो संघ एस्के हेलमिंथीज है या फाइलम एस्के हेलमिंथीज है, इसका नया नाम निमेटोडा है। नया नाम क्या है? निमेटोडा है, अथवा इसे निमेटो हेलमिंथीज भी कहा जाता है। निमेटो हेलमिंथीज। अब इसमें से जो एस्के हेलमिंथीज है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एस्के हेलमिंथीज में एस्कस का अर्थ है राउंड। एस्कस का अर्थ क्या हुआ? राउंड या गोल। और हेलमिंथीज का अर्थ है वार्म या कृमि, अर्थात इसका पूरा अर्थ हुआ गोल कृमि। इसी प्रकार से जो निमेटो हेलमिंथीज है, निमेटो हेलमिंथीज शब्द का अर्थ क्या होगा? तो निमेटो हेलमिंथीज में निमा का मतलब है थ्रेड यानी धागा अथवा सूत्र, और हेलमिंथीज का अर्थ वही जो ऊपर आपको बताया, वार्म या कृमि। मतलब निमेटो हेलमिंथीज का अर्थ हुआ सूत्र कृमि या धागे जैसे कृमि। अब बचा निमेटोडा। तो निमेटोडा में निमा का मतलब धागा या सूत्र, अभी आपको बताया ही है, और टेओडॉस मतलब आकार, अर्थात सूत्र या धागे के आकार वाले जंतु पाए जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस संघ में सूत्रनुमा या धागे जैसे गोल कृमि पाए जाते हैं। सूत्रनुमा या धागे जैसे गोल कृमि पाए जाते हैं, अर्थात ये डोरी के समान पतले गोल कृमि होते हैं और ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी हो सकते हैं। आपको बता दें कि कृमियों के अध्ययन को हेलमिंथोलॉजी कहा जाता है। कृमियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कृमियों की स्टडी क्या कहलाती है? हेलमिंथोलॉजी कहलाती है। चलिए अब इस संघ के कुछ प्रमुख लक्षणों को समझ लेते हैं, इसके बाद इस संघ का वर्गीकरण समझेंगे। तो पहला लक्षण है, इनका शरीर लंबा, बेलनाकार, डोरी के समान, दोनों सिरों पर नुकीला होता है। शरीर लंबा सा होता है, बेलनाकार होता है, जैसे बेलन होता है बिल्कुल उसी तरीके का होता है। डोरी के समान पतला होता है, जैसे डोरी होती है, धागा होता है, और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। अग्र सिरा भी नुकीला होता है और पश्च सिरा भी नुकीला होता है। फिर अगला है, शरीर खंड युक्त नहीं होता है, मतलब इनके शरीर में खंड नहीं पाए जाते हैं, सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं, और आहार नाल सीधी मुख से गुदा तक होती है। यानी आहार नाल कैसी होती है? तो सीधी होती है और मुख से लेकर गुदा द्वार तक होती है। फिर अगला लक्षण है, शरीर पर चमकदार लचीला आवरण पाया जाता है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। यानी शरीर पर चमकदार क्यूटिकल की परत पाई जाती है, या कह लीजिए कि क्यूटिकल का मोटा आवरण चमकीला सा पाया जाता है, चिकना सा होता है ताकि फिसल जाए अगर उसको पकड़ो तो, ऐसा क्यूटिकल होता है। फिर अगला है, इनका शरीर त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व सम्मित होता है। त्रिस्तरीय मतलब होता है 3 स्तरों का बना होता है। पिछले संघ में आपको समझाया था त्रिस्तरीय क्या है, द्विपार्श्व सम्मित क्या है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व सम्मित होता है, यानी इनकी जो बॉडी है ट्रिपलोप्लास्टिक होती है और बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। फिर अगला पॉइंट है, देह भित्ति और आहार नाल के बीच का स्थान, देह भित्ति और जो आहार नाल है उसके बीच का स्थान बड़ी रिक्तिका वाली कोशिकाओं से भरा होता है। यानी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, उसी में भरी होती हैं। उसे कूट गुहा अथवा स्यूडोसील कहा जाता है। मतलब इन जंतुओं के शरीर में कूट गुहा पाई जाती है, स्यूडोसीलोम पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, इन जंतुओं में पाचन तंत्र व तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। यानी जो पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, लेकिन परिसंचरण तंत्र व श्वसन तंत्र नहीं होता है जो इसके हेलमिंथीज होते हैं। यानी श्वसन व परिवहन तंत्र का अभाव होता है। फिर अगला पॉइंट है, उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जी नालों के द्वारा होता है, या कह लीजिए उत्सर्जी नालों का बना होता है। जो उत्सर्जन तंत्र है ये उत्सर्जी नालों का बना होता है, अथवा प्रोटोनेफ्रीडिया का बना होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया अर्थात इन जंतुओं में
उत्सर्जन प्रोटोनिफ्रीडिया के द्वारा होता है। जो इसके हेलमिंथीज है अथवा जो निमेटो हेलमिंथीज है, निमेटोडा है, इन जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोनिफ्रीडिया के द्वारा होता है। मतलब ये जो उत्सर्जन है ये ग्रंथि कोशिका या ग्लैंड सेल्स जो होती हैं उनमें जो इंट्रासेलुलर कैनाल होती है इनके द्वारा होता है। फिर अगला पॉइंट है, ये जंतु एक लिंगी होते हैं और एक लिंगी का मतलब होता है नर व मादा अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य में नर अलग है, स्त्री अलग है, यानी कि पुरुष अलग है, स्त्री अलग है। तो एक लिंगी जंतु का मतलब क्या हुआ? नर और मादा अलग अलग शरीर में हो तो एक लिंगी जंतु हुआ। अगर द्विलिंगी होगा तो नर और मादा एक ही शरीर में होते हैं, जैसे केचुआ था। आपको बता दें, मादा की तुलना में नर छोटा होता है, यानी जो मादा है वो बड़ी होती है, जो नर है वो छोटा होता है, यानी फीमेल जो है वो बड़ा होता है और जो मेल है वो छोटा होता है। और इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी ये जो जंतु होते हैं इन जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, इस संघ के अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, यानी कुछ मिट्टी व जल में रहते हैं और कुछ मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। मतलब कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए कहा गया मिट्टी व जल में रहते हैं। और जो परजीवी होते हैं वो मनुष्य आदि में रोग उत्पन्न करते हैं, परजीवी के रूप में, पैरासिटिक के रूप में। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण मैंने बताए। और अब देखते हैं कि इस संघ का वर्गीकरण क्या है, यानी इस संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो संघ एस्के हेलमिंथीज को 5 वर्गों में बांटा गया है, 5। पहला है निमेटोडा, उदाहरण इसमें एस्केरिस आता है। दूसरा है निमेटोमार्फा, निमेटोमार्फा में उदाहरण जैसे नेक्टोनिमा आता है। तीसरा है रोटिफेरा, रोटिफेरा के अंतर्गत फिलोडिना आता है। फिर चौथा है काइनोरिंका, काइनोरिंका के अंतर्गत इकाइनोडेरिस आता है। और फिर 5वां है गैस्ट्रोट्राइका, गैस्ट्रोट्राइका के अंतर्गत कीटोनोटस आता है। तो ये प्रमुख जो वर्ग हैं मैंने बताया संघ एस्के हेलमिंथीज या निमेटो हेलमिंथीज में किए गए हैं 5 वर्ग, और 5 वर्गों के एक एक उदाहरण मैंने बताए हैं। चलिए अब इस संघ के कुछ प्रमुख उदाहरण को जान लेते हैं। तो पहला है एस्केरिस, गोलकृमि या राउंड वार्म। फिर एंट्रोबियस, पिन वार्म है। फिर एनकाइलोस्टोमा है, हुक कृमि है या हुक वार्म, वाउचेरेरिया है, फाइलेरियल कृमि है। तो ये सारे जंतु कौन से हैं? ये निमेटोडा संघ के जंतु हैं, या निमेटो हेलमिंथीज के जंतु हैं, या एस्के हेलमिंथीज के प्रमुख जंतु होते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला जंतु है एस्केरिस। यह अंतः परजीवी मनुष्य की आंत में पाया जाता है, अंतः परजीवी होता है और मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यह मनुष्य विशेषकर बच्चों की छोटी आंत का अंतः परजीवी है, बच्चों की छोटी आंत का। और इसके संक्रमण से बदहजमी, पेट दर्द, उल्टी, सर दर्द, घबराहट, भूख न लगना, खून की कमी व बुखार रहता है, बुखार। और इसका शरीर बहुत लंबा, बेलनाकार, दोनों सिरों पर नुकीला होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। शरीर लंबा है, बेलनाकार है और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। मुख इसका जो होता है वो मुख 3 होठों से घिरा होता है, 3 लिप्स से घिरा हुआ होता है। पाचन तंत्र इसका पूर्ण विकसित होता है, जबकि जो श्वसन तंत्र है और परिसंचरण तंत्र है ये इसमें नहीं पाए जाते हैं, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें नहीं होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है, और परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता है। शरीर पर चमकदार क्यूटिकल का आवरण होता है, चमकीला सा फिसलनदार क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। और नर की लंबाई मादा से कम होती है, जो नर है वो छोटा होता है, जो मादा है वो लंबी होती है। और नर का जो पश्च भाग है वो मुड़ा हुआ होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। नर का जो पीछे का भाग है वो मुड़ा हुआ होता है, मुड़ा रहता है। अगर नर और मादा एस्केरिस की पहचान की बात की जाए तो नर की मोटाई कम होती है और इसकी पूंछ मुड़ी हुई होती है। जो नर होता है मोटाई कम, पूंछ मुड़ी हुई होती है, जबकि जो मादा होती है वो सीधी होती है। और जो नर होता है
नर में क्लोएका से 2 सुई जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। क्लोएका से 2 सुई जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं, जिन्हें पिनियल स्पिक्यूल कहा जाता है। पिनियल स्पिक्यूल अथवा इन्हें ही कॉपुलेटरी सीटी भी कहते हैं, कॉपुलेटरी सीटी, और ये मैथुन में सहायता करते हैं। तो अगर प्रश्न कभी पूछा जाए कि नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से किस तरह से भिन्न होती है, तो पिनियल स्पिक्यूल्स की सहायता से भिन्न होती है। इनमें पिनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं और इसकी पूंछ भी मुड़ी हुई होती है। और मादा प्रतिदिन लगभग 2 लाख अंडे देती है। जो मादा है वो हर एक दिन में लगभग 2 लाख अंडे देती है। और मनुष्य की आंत में अगर ये होती है तो कई सारे रोग पैदा करती है, जैसे पेट में दर्द, मैंने बताया था अभी, सिर दर्द है, उल्टी है, घबराहट है, उदासी है, और कभी कभी पतले दस्त भी आने लगते हैं। एस्केरिस के अंडे मल के साथ शरीर से बाहर आते हैं, जो बाद में मिट्टी में पड़े रहते हैं। भाई जैसे ही आपके शरीर में अगर एस्केरिस है तो आप मल त्याग करेंगे या फीसेस बाहर निकालेंगे, तो उसी मल के साथ में एस्केरिस के अंडे निकलते हैं और मिट्टी में पड़े रहते हैं। अब हवा, मक्खियों के द्वारा ये अंडे फलों, सब्जियों तथा अन्य खाने वाली वस्तुओं तक पहुंच जाते हैं। हवा चली तो उड़कर पहुंच गए, या कोई मक्खी वहां से उठा लाई तो वहां से आ गए, और जब जैसे मक्खी कोई उठा लाई, अब खाने की सब्जियों पर बैठी, फलों पर बैठी, तो वहां तक वो अंडे पहुंच जाते हैं। अब अगर उन खाने वाली वस्तुओं को आप खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर भी वो पहुंच जाएंगे, यानी जिन्हें खाने से मनुष्य की आंतों में वो पुनः पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से संक्रमण फिर से पैदा करते हैं। चलिए अब चित्र की सहायता से इसकी लाइफ साइकिल को समझा देते हैं। इसके बाद बाउचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई के बारे में बताएंगे। देखिए जो एस्केरिस होती है, ये एस्केरिस मनुष्यों में सबसे बड़ा आंत्रीय निमेटोड होता है। कैसा है? आंत्रीय निमेटोड होता है। आंत्रीय निमेटोड होता है, क्योंकि निमेटोडा संख्या है इसलिए ये आंतरिक निमेटोड होता है। और आपको बता दें इसे राउंड वार्म भी कहा जाता है। जो एस्केरिस है इसे राउंड वार्म भी कहते हैं। राउंड वार्म, गोल कृमि, अथवा हिंदी में क्या कहेंगे? गोल कृमि। और एस्केरिस लुब्रिक्वाइड्स मनुष्य की आंतों का परजीवी होता है। ये कैसा है? आंतरिक निमेटोड है, यानी आंतों का परजीवी होता है, अर्थात इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। और यह मानव में संक्रमण अथवा इन्फेक्शन फैलाने वाली प्राथमिक प्रजाति है। जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है ये मानव में संक्रमण फैलाने वाली प्राथमिक प्रजाति है और मनुष्य की छोटी आंत को संक्रमित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। और एक मादा एस्केरिस, ये है मादा, ये है नर। जो मादा एस्केरिस होती है वो मादा एस्केरिस प्रतिदिन लगभग में 2 लाख अंडे देती है। प्रतिदिन लगभग 2 लाख अंडे देती है। मनुष्य फीसेस अथवा मल के साथ बाहर इन अंडों को निकाल देता है, या मल के साथ अंडे बाहर निकल आते हैं। तो जब ये अंडे बाहर आ जाते हैं तो इन अंडों में रेब्डिटी फॉर्म लार्वा विकसित होता है। कौन सा लार्वा? रेब्डिटी फॉर्म लार्वा विकसित होता है। जो अंडे होते हैं इसमें, तो ये जो रेब्डिटी फॉर्म लार्वा है ये संक्रामक स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अगर पूछा जाए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, तो रेब्डिटी फॉर्म लार्वा जो है ये संक्रामक अवस्था होती है। अब ये मिट्टी अथवा जल अथवा खाने पीने की चीजों को संक्रमित करते हैं। ये जो मल से निकला हुआ है, ये फीसेस से आया हुआ है, ये मिट्टी में मिलेगा, जल में मिलेगा, अथवा खाने पीने की चीजों पर किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाएगा। अब अगर इन खाने पीने की चीजों को मनुष्य कंज्यूम करता है, खाता है, तो उसके मुंह में भी ये रेब्डिटी फॉर्म लार्वा यानी ये अंडा चला जाएगा और उसी अंडे के अंदर रेब्डिटी फॉर्म लार्वा होता है। तो किसी न किसी माध्यम से जब ये अंडा मुंह के अंदर जाता है, लार्वा मुंह के अंदर जाता है, तो मनुष्य को संक्रमित करता है, यानी मनुष्य संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। और फिर मुंह से होता हुआ यहाँ पर आमाशय आएगा और आमाशय से छोटी आंत में पहुंच जाता है। मुंह से होता हुआ कहाँ कहाँ आएगा? मुंह से यहाँ से चला और होता हुआ मुंह से यहाँ से आमाशय में आएगा और आमाशय से फिर छोटी आंत में आ जाएगा। और छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को ही ये संक्रमित करता है। अब जब एस्केरिस का अंडा है मुंह से होता हुआ छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत में जब एस्केरिस का अंडा पहुंचा, तो पहुंचने पर क्या होता है, जो एस्केरिस का अंडा था उसमें से रेब्डिटी फॉर्म जो लार्वा उसके अंदर बना हुआ था,
वो रेबडिटिफॉर्म लार्वा बाहर निकल आता है। जैसे ही ये छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो रेबडिटिफॉर्म लार्वा अंडे को तोड़कर बाहर निकल आता है। और आपको बता दें कि रेबडिटिफॉर्म लार्वा फर्टिलाइज्ड एग से विकसित होता है और यह लार्वा हमारी आंत्र के म्यूकोसा में, जो हमारी आंत्र की म्यूकोसा झिल्ली होती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में या म्यूकोसा झिल्ली में प्रवेश कर जाता है। जो म्यूकोसा झिल्ली किनारे किनारे पर चारों तरफ लगी होती है उसमें ये घुसने लगता है और म्यूकोसा अथवा म्यूकोसा मेम्ब्रेन से होता हुआ हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। भाई म्यूकोसा मेम्ब्रेन से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा? हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा। तो हमारे ब्लड में पहुंचा म्यूकोसा मेम्ब्रेन से, म्यूकोसा से हमारे ब्लड में पहुंचा और जब हमारे ब्लड में पहुंचेगा तो ब्लड में पहुंचने के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा? हेड में पहुंच जाएगा, हृदय में पहुंच जाएगा या दिल में पहुंचेगा। और हार्ट में पहुंचने के बाद फिर हार्ट से हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा या फेफड़ों में पहुंच जाएगा। पहले म्यूकोसा में पहुंचा यानी छोटी आंत में पहुंचा तो म्यूकोसा को संक्रमित करके म्यूकोसा के अंदर घुसा, फिर ब्लड में गया, म्यूकोसा से ब्लड से हार्ट में गया, हार्ट से लंग में पहुंच गया और लंग्स अथवा फेफड़ों में पहुंचने पर लार्वा की सेकेंड और थर्ड मॉल्टिंग होती है। सेकेंड मॉल्टिंग होती है और थर्ड मॉल्टिंग होती है। जो लार्वा होता है रेबडिटिफॉर्म, कहने का मतलब यह है कि जो रेबडिटिफॉर्म लार्वा था ये लार्वा अपने शरीर में दूसरा व तीसरा बदलाव करता है, दूसरा और तीसरा बदलाव करता है। या कह लीजिए कि लार्वा में ग्रोथ होती है, या कह लीजिए कि लार्वा थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है लार्वा। और आपको बता दें कि मॉल्टिंग के बाद, जब मॉल्टिंग हो चुकी होती है तो मॉल्टिंग के बाद यानी कि जब मेच्योर थोड़ा बहुत हो चुका होता है तो लार्वा या कृमि या कह लीजिए कि वॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, तो मॉल्टिंग के बाद ये अब लंग्स में आया था, लंग्स में मॉल्टिंग हो गई। मॉल्टिंग होने के बाद ये लार्वा जो होता है फिर से रेंगता हुआ श्वसन पथ में पहुंच जाता है। यानी यहाँ से रेंगता हुआ कहाँ गया? फिर से श्वसन पथ में पहुंच जाता है। यहाँ से धीरे धीरे करके रेंगता हुआ श्वसन पथ से ग्रसनी में आ जाता है। श्वसन पथ में पहुंचा और श्वसन पथ से ये ग्रसनी में पहुंच जाता है और ग्रसनी अर्थात मुंह में पहुंच जाता है, चाहे आप ग्रसनी कहें चाहे मुंह तक पहुंच जाता है। और फिर ग्रसनी से हमारे आमाशय से होता हुआ और फिर ग्रसनी में जब पहुंच जाएगा तो ये फिर से भोजन नली अथवा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होता हुआ हमारे आमाशय में पहुंचेगा और छोटी आंत में फिर से ये पहुंच जाएगा। अब ये जब छोटी आंत में फिर से पहुंच जाता है तो यहाँ छोटी आंत में इसकी फोर्थ मॉल्टिंग होती है, फोर्थ मॉल्टिंग होती है। सेकेंड और थर्ड लंग्स में हुई थी, फोर्थ मॉल्टिंग छोटी आंत में इसकी होती है और ये मेच्योर हो जाता है या बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से एडल्ट एस्केरिस बन जाता है। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, इस प्रकार से एडल्ट एस्केरिस बन जाता है। और देखिए जब एडल्ट एस्केरिस बना तो ये मेल और फीमेल दोनों बनते हैं। अब देखिए इन दोनों का शरीर लंबा सा होता है, शरीर कैसा है इनका? लंबा लंबा सा है, बेलनाकार है, दोनों सिरे नुकीले होते हैं, ये वाला सिरा भी पिछला सिरा भी, इसमें भी दोनों सिरे नुकीले होते हैं और इन पर चमकदार क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, चमकदार होता है। जो नर है ये छोटा होता है, ये नर है तो ये छोटा होता है। जो मादा होती है ये नर की अपेक्षा बड़ी होती है, लंबी होती है और नर का जो पीछे का भाग है ये कुछ भाग मुड़ा हुआ होता है, जबकि मादा में मुड़ा नहीं है। नर का पिछला भाग मुड़ा हुआ होता है और इसके छिद्र के पास में दो मैथुन सूक होते हैं, ये मैथुन सूक है, मैथुन सूक पाए जाते हैं और इनके शरीर पर अनुप्रस्थ धारियां भी पाई जाती हैं। देखिए अनुप्रस्थ धारियां भी होती हैं और जो ये अनुप्रस्थ धारियां होती हैं ये कूटखंड अथवा स्यूडो सेगमेंटेशन प्रदर्शित करते हैं, कूटखंड प्रदर्शित करती हैं, कूटखंड या स्यूडो सेगमेंटेशन प्रदर्शित करती हैं। अब जब ये लार्वा मेच्योर हो जाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। जब छोटी आंत में मेच्योर हो गए, मेच्योर होने के बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच करके क्या करते हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करके क्या करते हैं,
अब ये बड़ी आंत अथवा लार्ज इंटेस्टाइन में अंडे देने लगते हैं और मैंने बताया लगभग में 2 लाख तक अंडे देते हैं, जो कि मल के साथ अथवा फीसेस के माध्यम से ये बाहर निकल आता है। लगभग में 2 लाख अंडे देते हैं और ये मल है या फीसेस है, मल अथवा फीसेस के साथ में इसके अंडे बाहर निकल आते हैं या बाहर आ जाते हैं। और इस मल में 2 तरीके के एग्स होते हैं, 2 तरीके के, एक ये और एक ये। देखिए ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग है। कहने का मतलब ये है जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है इसमें एम्ब्रियो नहीं होता है, इसमें एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है और ये इन्फेक्शन नहीं फैला सकता है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, जबकि जो फर्टिलाइज्ड एग है ये इन्फेक्शन फैलाता है और इसमें एम्ब्रियो पाया जाता है, इसीलिए इन्फेक्शन फैलाता है। अब ये जो अंडा है धीरे धीरे करके मेच्योर होगा और मिट्टी में जाकर के मिल जाएगा। इस तरह से मिट्टी अथवा खाने पीने की चीज़ों में मिल जाता है और खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से फिर से मनुष्य में पहुंचता है और मनुष्य में पहुंच करके इस तरह से मनुष्य को फिर से इन्फेक्टेड करता है और इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। फिर अगला जंतु है एंट्रोबियस, या चुन्ना कहा जाता है या चनूना भी बोलते हैं इसको, एंट्रोबियस को। तो इन्हें पिनवार्म कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? पिनवार्म कहते हैं। यानी यह बच्चों की आंत में पाया जाने वाला पिनवार्म होता है, बच्चों की आंत में पाया जाने वाला पिनवार्म। और ये छोटे सफेद 6 से 7 मिलीमीटर लंबे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, सफेद से होते हैं और 6 से 7 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। और छोटे बच्चे जो होते हैं उन छोटे बच्चों की गुदा में चुनचुनाहट पैदा करते हैं, चुनचुनाहट देते हैं और एक लिंगी होते हैं। इनसे बच्चों की गुदा में काफी खुजली होती है। जो चुनचुनाहट होती है तो उनकी गुदा में काफी खुजली होती है और उनकी भूख कम हो जाती है। कभी कभी उन्हें उल्टियां भी आने लगती हैं। उन्हें किसे? तो बच्चों को उल्टियां भी आने लगती है और वे रात में बिस्तर पर पेशाब भी कर लेते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी उपस्थिति से बच्चों में भूख की कमी होगी, उल्टी आएगी, गुदा में खुजलाहट होगी, चुनचुनाहट होगी, इस तरह से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। फिर अगला जंतु है वाउचेरिया ब्रैंकैप्टाई। अगला जंतु कौन सा है? वाउचेरिया ब्रैंकैप्टाई। तो यह मनुष्य की लसिका वाहिनियों तथा लसिका पात्रों में पाया जाने वाला अंतः परजीवी कृमि होता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? मनुष्य की लसिका वाहिनियों, लिम्फ वाहिनियों में पाया जाता है और लसिका पात्रों में पाया जाना क्या है? अंतः परजीवी कृमि होता है। इसका जीवन चक्र द्विपोषीय होता है, डाइजेनेटिक होता है। यह अपना जीवन चक्र मनुष्य और क्यूलेक्स मच्छर में पूरा करता है। मनुष्य और क्यूलेक्स मच्छर में नर तथा मादा दोनों आकार में फिलीफार्म होते हैं। दोनों आकार में कैसे होते हैं? फिलीफार्म होते हैं और इनके सिरे पतले होते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। इनमें लिंग विभेद पाया जाता है। एक लिंगी का मतलब क्या हुआ? लिंग विभेद, यानी नर अलग होता है, मादा अलग होता है। मादे जो होती हैं वो मादा अंडे देती है जिनमें पूर्ण विकसित भ्रूण होते हैं। जो अंडे देती हैं उनमें पूर्ण विकसित पाया जाता है। यदि बुचेरेरिया के द्वारा होने वाले रोगों की बात की जाए तो इससे फाइलेरियासिस नामक रोग हो जाता है अथवा फाइलेरिया हो जाता है अथवा हाथी पांव हो जाता है या एलिफेंटिएसिस नामक रोग हो जाता है। सब एक ही हैं। मतलब फाइलेरिया परजीवी वाउचेरेरिया लसिका की ग्रंथियों में और वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। जो फाइलेरिया परजीवी होता है वाउचेरेरिया ये लसिका की ग्रंथियों में यानी लिम्फ ग्लैंड्स में और वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न कर देता है। और विशेषकर जो पैर होते हैं पैरों में यानी कि पैरों और जनन अंगों में अवरोध उत्पन्न करता है, जिस कारण से पैरों में सूजन आ जाती है, सूज जाते हैं, जिसे हाथी पांव कहा जाता है अथवा उसे फाइलेरिया रोग भी कहा जाता है। और हाथी पांव या फाइलेरिया रोग वोचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर प्रश्न कभी पूछा जाए तो किससे उत्पन्न होगा? वोचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई के द्वारा उत्पन्न होता है। और इसका वाहक पूछा जाए, वेक्टर क्या है, तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। जो क्यूलेक्स मच्छर होता है ये हाथी पांव रोग को फैलाता है, यानी जो वोचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई सूक्ष्म जीव है इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। तो क्यूलेक्स मच्छर जब मनुष्य को काटता है तो यह परजीवी कौन सा? वोचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई। यह परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और हाथी पांव नामक रोग उत्पन्न करता है।
वोचेरेरिया फ्रैंकफर्टाई का जो लार्वा है माइक्रोफाइलेरिया कहलाता है। लार्वा का नाम माइक्रोफाइलेरिया होता है और यह अल्प विकसित शिशु प्रावस्था होती है। और वोचेरेरिया एक परजीवी मैंने अभी आपको बताया था, और ये भी बताया था कि इससे फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है अथवा एलिफेंटिएसिस रोग या हाथी पांव नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और फाइलेरिया वर्ब वोचेरेरिया एक जरायुजी गोल कृमि है, राउंड वार्म होता है। क्यों जरायुजी है? क्योंकि अल्प विकसित शिशुओं को जन्म देता है। ऐसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुजी कहा जाता है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।